तो आइए दोस्तों, नायक 2.0 का सीरीज 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो नवीन सर द्वारा कराया जा रहा है उसका फास्ट रिवीजन हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कथकली तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, जैसे बी नारायण मेनन हो गया, उदय शंकर हो गए, के कुमारन नायर हो गए। ये सब कथकली से जुड़े नाम हैं। इसमें कुछ नाम और हैं, जैसे सदनाम पी बालाकृष्णन, इनको पद्म विभूषण 2024 में मिला है। इसी में एक नाम है मार्गी विजय कुमारन, जिनको संगीत नाटक अकादमी 2023 में मिल चुका है। बात करेंगे बिपिन एस की, तो इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 में मिल चुका है। जब बात करेंगे BKY का मतलब, तो यहाँ पर लिखा है BKY मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये शॉर्टकट में लिखा है। और SNA का मतलब संगीत नाटक अकादमी। जब बात करेंगे भारत के सिविलियन अवार्ड की, तो जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है। दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर लास्ट में पद्मश्री है। जब बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की, तो प्रैक्टिस सेट में एक में पढ़ चुके थे कि कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। लेकिन जब इसमें नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब की बात करेंगे, तो इसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक सत्रिया एक मणिपुरी। सत्रिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है। जब बात करेंगे साउथ ईस्ट की यानी दक्षिणी पूरब की, तो सिर्फ एक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी, जो उड़ीसा का है। जब बात करेंगे नॉर्थ यानी उत्तर की, तो उत्तर में सिर्फ एक शास्त्रीय नृत्य है, वो कथक, जो उत्तर भारत का है, और कथक यूपी और राजस्थान का है। जब बात करेंगे सबसे ज़्यादा शास्त्रीय नृत्य कहाँ है, तो वो दक्षिण भारत में स्थित है। और यहाँ पर 4 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनी अट्टम हो गया और कथकली हो गया। ये दोनों तो केरल के हो गए, मोहिनी अट्टम और कथकली। कुचिपुड़ी जो बचा ये आंध्र प्रदेश का हो गया, और चौथा जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का हो गया। जब बात करेंगे कथकली से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो जो मिलना साल्विनी है, इनका संबंध कथकली से, और ये कहाँ की हैं, इटली की हैं। जब कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी की बात करेंगे, तो लुइस लाइटफुट को कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता है। और जो कथकली का शुरुआत होता है वो केली कट्टू नृत्य से होता है। जब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, तो इसका जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में है। और इसमें जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 9 साल होता है। कल हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा था, और इसमें जो जजों की संख्या होती है वो 15 का हम लोग पढ़ चुके हैं। जब UN के हम बात करेंगे फर्स्ट महासचिव की, तो वो त्रिवेली थे, और ये कहाँ के थे, नॉर्वे के। नेक्स्ट बात करेंगे UN के ऐसे महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो वो थे डैग हैमरशोल्ड। इनको 1961 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मरणोपरांत नोबेल दिया गया है सिर्फ 2 व्यक्तियों को, और उसमें से एक व्यक्ति यही है डैग हैमरशोल्ड, जिनको 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मरणोपरांत भारत रत्न जो मिला है कौन से ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न मरणोपरांत मिल चुका है। जब बात करेंगे मोरारजी देसाई की, तो इनको निशान पाक यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, और 1991 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। जब बात करेंगे यहाँ पर हम कि फर्स्ट एशियन महासचिव कौन थे, तो वो यूथान थे, और ये कहाँ के थे, म्यांमार के। जब बात करेंगे वर्तमान UN के महासचिव की, तो वो एंटेनियो गुटरेस हैं, और ये कहाँ के हैं, ये पुर्तगाली के हैं। और बात करेंगे, हाँ यहाँ पर हमने बात कर लिया है। और मोरारजी देसाई को निशान पाक यानी पाक का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, और भारत रत्न भी मिल चुका है 1991 में। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं भारत रत्न से जुड़े सभी फैक्टों की। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। मरणोपरांत ये 20 लोगों को दिया जा चुका है। कुल कितने प्रधानमंत्री को दिया जा चुका है, तो 9। और फर्स्ट मरणोपरांत व्यक्ति जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनको 1966 में दिया जा चुका है। फर्स्ट महिला मरणोपरांत किसको दिया गया है, तो वो अरोड़ा आसिफ अली थी, इनको 1997 में ये पुरस्कार दिया जा चुका है। 2024 में 5 लोगों को दिया गया है, 4 मरणोपरांत और 1 जीवित व्यक्ति थे। इन 4 मरणोपरांत व्यक्तियों में PV नरसिम्हा राव थे, चौधरी चरण सिंह थे, और MS स्वामीनाथन थे, और एक थे कर्पूरी ठाकुर। जब बात करेंगे जो जीवित व्यक्ति इनको लाल कृष्ण अडवाणी को मिला था, और ये किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने BJP की यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी 1980 में। जब बात करेंगे BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, तो इसका स्थापना 1984 में हुआ था, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन ऐसे थे जिनको भारत रत्न मिला है, तो वो नेहरू थे। अब बात करेंगे भारत रत्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। फर्स्ट CM यानी कौन ऐसा मुख्यमंत्री था जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला है, तो गोविंद वल्लभ पंत हैं, जो UP के पहले CM भी रह चुके हैं। और फर्स्ट विदेशी की जब बात करेंगे कि किसको मतलब भारत रत्न मिला है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, 1987 में इनको मिला है, और इनको सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है, और ये अपने लाल कुर्ती आंदोलन के लिए फेमस हैं। जब सेकंड विदेशी की बात करेंगे, तो नेल्सन मंडेला को खान अब्दुल गफ्फार खान के 3 साल बाद 1990 में मिला है भारत रत्न। और फर्स्ट खिलाड़ी की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिल चुका है। उस समय मात्र इनकी उम्र 40 साल की थी, और ये सबसे युवा मतलब कह सकते हैं सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र में इन्हीं को भारत रत्न मिला है, मात्र 40 साल की उम्र में। जब बात करेंगे हम पहले संगीतकार की, तो 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिल चुका है, और इनका संबंध कर्नाटक संगीत से है। जब बात करेंगे 1999 में, तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत रत्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को एक साथ ये भारत रत्न मिल चुका है। लता मंगेशकर एक गायिका थी, जबकि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। जब फर्स्ट महिला पूछेगा जिसको भारत रत्न मिला है, तो इंदिरा गांधी को मिला है 1971 में। और जब फर्स्ट मुस्लिम पूछेगा किसको भारत रत्न मिला है, तो वो जाकिर हुसैन थे। और इनकार यानी भारत रत्न लेने से इनकार किन्होंने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। लेकिन मरणोपरांत इनको 1992 में भारत रत्न दे दिया गया। 100वें बर्थडे पर किसको भारत रत्न दिया गया था, यानी 100वें वर्ष पूरे होने पर उनको भारत रत्न दिया गया, तो DK कर्वे को 1958 में दिया गया था। और हम जब बात NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, और NW का मतलब होता है नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग जो है यानी नेशनल जलमार्ग जो है 2, यानी नेशनल वाटरवे जो 2 है, ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, 891 मीटर लंबा है। नेशनल वाटरवे 1 की बात करेंगे, तो ये इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है, जो 1620 किलोमीटर लंबा है, और ये गंगा, हुगली और भागीरथी नदी के किनारे है। जब बात करेंगे नेशनल वाटरवे 69 यानी 69 की, तो सबसे छोटा वाटरवे यही है।
नेशनल वाटरवे और ये मात्र 5 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे छोटा वाटरवे है। जब बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 100 की, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है और ये तापी नदी के किनारे स्थित है। जब नेशनल वाटरवे 97 की बात करेंगे तो ये सुंदरवन है यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय पुरुष टीम क्रिकेट से संबंधित कुछ फैक्ट। जो भारत का पहला टेस्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था। और जब फर्स्ट ओडीआई की बात करें तो 1974 में हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और फर्स्ट ओडीआई के कैप्टन हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, अजीत वाडेकर थे। और फर्स्ट टी20 की बात करें भारत में तो 2006 में हुआ था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। और फर्स्ट टी20 के कैप्टन भी हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे, वीरेंद्र सहवाग थे। और पिंक बॉल जो है वो 2019 में हुआ था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। और पिंक बॉल के कैप्टन फर्स्ट विराट कोहली थे, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने टेस्ट के कैप्टन नहीं पढ़े थे फर्स्ट, तो जो टेस्ट के कैप्टन थे वो सीके नायडू को माना जाता है फर्स्ट कैप्टन। लेकिन जब बात करेंगे अगर आज़ादी के बाद कहीं पूछ लेता है तो वो लाला अमरनाथ हो जाएंगे। और आज़ादी से पहले अगर मतलब फर्स्ट कैप्टन पूछता है तो सीके नायडू, लेकिन अगर आज़ादी के बाद फर्स्ट पूछता है तो लाला अमरनाथ हो जाएंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के बारे में। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग 69% है, यानी 68.8% है। तो शहरी जनसंख्या अगर 69% ही हो जाएगा तो लगभग 31% जनसंख्या जो है वो शहरी जनसंख्या हो जाएगी। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, लगभग 90% ग्रामीण है हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम जो ग्रामीण है वो गोवा में है, लगभग 38% ग्रामीण है। तो जो गोवा में यदि सबसे कम ग्रामीण है तो यानी यहाँ पर शहरी ज़्यादा होंगे, तो सबसे ज़्यादा शहरी भी गोवा में हो जाएंगे। जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात हम करेंगे तो 1976 में फर्स्ट महिला टेस्ट जो मैच हुआ था वो बंगलोर में हुआ था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। और जो फर्स्ट महिला ओडीआई हुआ था, ये हम भारत की बात कर रहे हैं, तो जो भारत की फर्स्ट महिला ओडीआई हुआ था वो 1978 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था। और जो टी20 हुआ था वो भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था, लेकिन ये 2006 में हुआ था। जब फर्स्ट महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो ये वर्ल्ड कप जो हुआ था 1973 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला तो वो बेलिंडा क्लार्क थी, 229 रन उन्होंने बनाया था। और टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला अगर पूछेंगे तो मिताली राज हो जाएंगी, जिन्होंने 214 रन बनाया था। और 10,000 प्लस रनों का रिकॉर्ड भी मिताली राज ने अपने नाम किया है। मिताली राज को लेडी तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक बुक है जो बहुत फेमस है, अनगॉर्डेड। और जब बुक्स की श्रेणी में आते हैं तो बुक्स थोड़े हम पढ़ लेते हैं, जैसे बॉयज डोंट क्राई बुक है जो मेघना पंत की है। द जोया फैक्टर जो है अनुजा चौहान की बुक है। स्पीड पोस्ट और सल्ट्री डेज सुबह डे की बुक है। द बेटर मैन जो है अनीता नायर की बुक है। ये लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान की बुक है। और अनलेडी लाइक राधिका वाज की बुक है। लव एट फेसबुक जो है निकिता सिंह की बुक है। और पिंजर अमृता प्रीतम की बुक है। द बेंच की बात करें तो ये मेघना मर्केल की बुक है। और लज्जा फ्रेंच लवर ये तस्लीमा नसरीन की बुक है। जब बात करेंगे कैबिनेट मिशन की तो भारत 24 मार्च 1946 को आया था, लेकिन इसने अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संविधान सभा के बारे में। तो जो संविधान सभा में मूल अधिकार उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। इनका पूरा नाम भी पूछा गया तो वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी हो गए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और संघ शक्ति संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू। जब बात करेंगे नियम संचालन और झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और जब हमसे पूछेगा संविधान सभा सलाहकार तो BN राव हो जाएंगे। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब बात करेंगे कुल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में तो 15 महिलाएं थी। कुल सदस्य जो थे वो 389 थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के सदस्य 292 थे और देसी रियासत के सदस्य 93 थे। और 4 जो बचे थे वो चीफ कमिश्नरी के सदस्य हैं। जब टोटल जोड़ेंगे आप इन तीनों को तो 389 आ जाएंगे। लेकिन विभाजन के बाद जो 389 सदस्य कुल थे वो भारत में अब सिर्फ 299 सदस्य बचे, क्योंकि कुछ हिस्सा प्रांत पाकिस्तान में जा चुका था। तो जो ब्रिटिश प्रांत के बचे वो 229 बचे, पहले 292 थे। और देसी पहले 93 थे, तो देसी रियासत के अब 70 बचे। और जो विभाजन के बाद भारत में महिलाएं बची थी वो 12 बची थी, क्योंकि 3 महिलाएं पाकिस्तान प्रांत की हो चुकी थी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम संविधान सभा की बैठक के बारे में। तो जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जब बात करेंगे 11 दिसंबर 1946 को तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा पेश किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। जब बात करेंगे 26 नवंबर 1949 को तो इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हम बात कर लेते हैं कारखानों की। तो सूरत में जो सर्वप्रथम कारखाना जो बनाया था वो अंग्रेजों ने बनाया था। और पहली अस्थायी फैक्ट्री इनकी जो थी वो मसूलीपट्टनम में बनाई गई थी 1611 में ब्रिटिश के द्वारा। और पहली अस्थायी फैक्ट्री की बात करेंगे तो सूरत में 1613 ईस्वी में बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किस शासक ने की थी तो वो शाह आलम द्वितीय ने की थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में छूट की बात करेंगे तो वो फर्रुखाबाद सियर ने किया था। अब यहाँ पर अगर पहला सूरत मतलब पहला कारखाना पूछता है तो वो अंग्रेजों ने बनाया था। और अस्थायी अगर कारखाना पूछता है तो 1613 में भी ब्रिटिश ने बनाया था। लेकिन अगर पहला डेनिश कारखाना पूछता है तो 1620 में श्रावणपुर में बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्लासी युद्ध की। तो वो 1757 में हुआ था और बंगाल में हुआ था, हुगली नदी के किनारे हुआ था। और सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के मध्य हुआ था। और ब्रिटिश की ओर से नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और इसी की जीत हुई थी। अंग्रेजी शासन की शुरुआत इस युद्ध से माना जाता है, प्लासी के युद्ध से माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बक्सर का युद्ध। तो ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और ये बिहार में हुआ था, गंगा नदी के किनारे हुआ था। और इसमें 3 शासक मीर कासिम थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। वर्षों से हेक्टर मुनरो यानी ब्रिटिश की ओर से नेतृत्व कर रहा था। और अंत में इसी की जीत हुई थी हेक्टर मुनरो की।
और इस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद संधि पूछा जाता है। तो अवध के नवाब की फर्स्ट राजधानी फैजाबाद थी और फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित किया था? तो वह अशोकुद्दौला ने किया था। और अवध के अगर संस्थापक पूछता है तो वो सआदत खां हो जाएंगे, इन्हीं को बुरहान मुल्क भी कहा जाता है। हैदराबाद के संस्थापक निजामुद्दौल थे, उनको चिनाक्किलीज खां भी कहा जाता है। कर्नाटक के संस्थापक सआदत खां थे। मैसूर के संस्थापक हैदर अली थे और भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह थे। जब कर्नाटक युद्ध के बारे में हमसे बात करेगा तो कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे। एक 1764 से 48 में हुआ था, दूसरा 1749 से 54 में हुआ था और तीसरा 1756 से 63 के मध्य हुआ था। तीसरा युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि 7 वर्षों तक चला था। तो कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो एक सलाह सेपल संधि हुई थी और दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी संधि हुई थी। जब अंग्रेज और मैसूर युद्ध की बात करेगा तो 4 युद्ध हुए हैं। पहला 1767 में हुआ था, 1767 से 69 के बीच में हुआ था और इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो यह मद्रास संधि हुई थी पहले अंग्रेज मैसूर युद्ध में। फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से 84 के मध्य और इनमें मंगलोर संधि हुई थी। जब तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो यह 1790 से 92 के बीच हुआ था और इसमें श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी। जब चौथे युद्ध की बात करेगा तो 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। जब बात करेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाले राज्य तो पहला नंबर पर राजस्थान आ जाएगा, दूसरे पर मध्य प्रदेश आ जाएगा, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर यूपी का नंबर आएगा। जब सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो गोवा हो जाएगा, मात्र इसका 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दूसरे नंबर पर छोटे में सिक्किम आ जाएगा, 7096 वर्ग किलोमीटर है और तीसरे पर त्रिपुरा आ जाएगा 10,486 वर्ग किलोमीटर। जब बात करेंगे सबसे छोटा यूटी कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो लक्षद्वीप है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जब सबसे बड़े यूटी की बात करेंगे तो वो लद्दाख हो जाएगा जो 59,146 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो सेकंड सबसे बड़ा हो जाएगा वो जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है यूटी कब बने थे? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बने थे, 370 हटाने के बाद बने थे। और जब हमसे पूछेगा दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव कब एक हुए थे तो ये 26 जनवरी 2020 को एक हुए थे। जब बात करेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन है तो वो दिल्ली है, 11,332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। और जो सबसे अगर हमसे पूछता है ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछता है तो वो बिहार हो जाएंगे, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर घनत्व वाला राज्य पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। जब बांग्लादेश की सीमा की बात करेगा भारत से तो वो 4096.7 किलोमीटर लंबा सीमा लगता है भारत के साथ और ये सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ टच करता है सीमा। जब बात करेंगे भारत की सीमा से लगने वाले देशों की तो ये इसका ट्रिक है बचपन में MBA। तो यहाँ से बचपन से बांग्लादेश हो जाएगा, CS से चाइना हो जाएगा, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, ये से अफगानिस्तान हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर, फिर चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 मीटर, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम लंबी सीमा यहीं लगती है अफगानिस्तान के साथ और ये मात्र एक यूटी को टच करता है, लद्दाख को। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेनें कितनी चलती हैं तो मात्र 3 ट्रेनें चलती हैं। एक मैत्री हो गया, दूसरी बंधन हो गई और तीसरी मिताली हो गई। भारत और बांग्लादेश सीमा की बात करेंगे तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। और जब 3 बीघा कॉरिडोर की बात करेंगे तो ये भी इंडिया और बांग्लादेश से संबंधित है। जब बात करेंगे NCR की तो ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में बनाया गया था, जिसका मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। और इसमें दिल्ली को जो है यूटी बनाया गया था आर्टिकल 239 ये के तहत। जो दिल्ली के फर्स्ट CM थे वो मदन लाल खुराना थे और फर्स्ट उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ झा थे। और NCR में शामिल जैसे हरियाणा का कुछ भाग शामिल है, राजस्थान का कुछ भाग और यूपी का कुछ भाग शामिल है। 1985 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक की बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना था और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। बाद में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया 27 जनवरी 1921 को और इंपीरियल बैंक के संस्थापक जॉन मेथाई कीन्स थे। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया और ये SBI बन गया यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। और यानी कब बना था? 1 जुलाई 1955 को बना था। और किस सिफारिश पर बना था? तो गोरे वाले समिति की सिफारिश पर बना था। जब बात करेंगे SBI के पहले अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे जॉन मेथाई और वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे श्री निवासुलु शेट्टी हो जाएंगे। RBI का कार्य है नोट जारी करना, बैंकों का बैंक इसी को कहा जाता है और सरकारी बैंक भी इसी को कहा जाता है। 1 रुपये के नोट की बात करेंगे तो इसको वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया था और इस पर साइन होता है वित्त सचिव का होता है और बाकी नोटों पर होता है RBI गवर्नर का साइन। जब भारत के पहले वित्त सचिव की बात करेंगे तो वो PC भट्टाचार्य हो जाएंगे और वर्तमान वित्त सचिव की बात करेंगे तो अजय सेठ हो जाएंगे। बात करेंगे भारत में नोट प्रेस की यानी कितने नोट प्रेस कारखाने कह सकते हैं या नोट प्रेस प्रिंटिंग जो है जहाँ नोट की छपाई होती है। तो पहला जो था वो 1926 में हुआ था, बना था नासिक महाराष्ट्र में बना था। दूसरा देवास यानी मध्य प्रदेश और तीसरा मैसूर में यानी कर्नाटक में स्थित है। चौथा सालबोनी यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिक्के टकसाल यानी भारत में सिक्के कितने जगह ढाले जाते हैं तो वो 4 जगह ढाले जाते हैं। इसका ट्रिक है नमक है यानी ना से नोएडा, माँ से मुंबई, का से कलकत्ता, हा से हैदराबाद। अब हम बात कर लेते हैं RBI के बारे में। तो RBI एक्ट 1934 में आया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था और इसके पहले गवर्नर वो स्मिथ थे यानी ऑसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। और RBI का जो मतलब कह सकते हैं शुरुआत पूंजी जो है 5 करोड़ से हुई थी और मुख्यालय जो है इसका मुंबई था 1937 से और 1937 से पहले कोलकाता था।
आयोग की बात करेंगे तो हिल्टन यंग रिपोर्ट पर इसका मतलब स्थापना हुआ था आरबीआई का, और इसका लोगो जो है ताड़ का पेड़ और टाइगर यानी बाघ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की। तो इसका एक्ट 1976 में आया था, स्थापना 1975 में हुई थी। इसी वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था जो है वो नाबार्ड है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और एक्ट 1981 में आया था 12 जुलाई को। शिवरामन समिति का गठन 1979 में हुआ था और पूंजी यानी कैपिटल इसका जो है नाबार्ड का 100 करोड़ था। फर्स्ट अध्यक्ष इसके जो थे नाबार्ड के वो एम रामकृष्ण अय्यर थे और हेडक्वार्टर इसका मुंबई था। इंदिरा जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित नाबार्ड कब किया गया था तो 5 नवंबर 1982 को, और ये 6वें 5 ईयर प्लान में यानी 6वें पंचवर्षीय योजना में इसका मतलब राष्ट्र को समर्पित किया गया था। भारत सरकार की हिस्सेदारी नाबार्ड में 99% है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर तो नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना की, तो जिसको मनरेगा कर दिया गया। तो इसका जो अधिनियम आया था यानी 7 सितंबर 2005 को ये पारित हुआ था और लागू कब हुआ तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा बना था सबसे पहले, लेकिन नरेगा से मनरेगा कब कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को यानी गांधी जयंती पर। और ये मतलब किसके अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी किसमें होती है, मनरेगा में। इसका शुरुआत जो है 200 दिनों में शुरुआत किया गया था सबसे पहले। कुछ गवर्नमेंट की कुछ और योजनाओं को देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका यानी NRLM, इसका जो है मतलब शुरुआत इसकी 2011 में हुई थी। पीएम रोजगार योजना की 1993 में हुई थी और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करें तो यह 2008 में से शुरू हुआ था। यहाँ पर कुछ मात्रक की बात कर लेते हैं तो भार की इकाई जो है वो न्यूटन होती है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, लंबाई का मीटर होता है, ताप को कैलोरी में मापा जाता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा की इकाई तो ये मोल होता है, रेडियोधर्मिता का मात्रक बेकुरल होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर लेंस की बात करेंगे तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 1924 में बनाया गया था और प्लाज्मा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तो कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। इसका पीएच 4.5 से 5 के बीच होता है। कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की बात करेंगे, यहाँ पर मृत काट दीजिए, तो जीवित कोशिका की बात करेंगे तो वो लीवेनहॉक ने 1674 में किया था। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में किया था। और जब यहाँ पर बात करेंगे हम प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है, डाकखाना किसे कहा जाता है, डाकघर किसे कहा जाता है तो गोल्गी काय को कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रक जो है वो केंद्र को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। उभयचर और सिर्फ सरीसृप के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो हर्पेटोलॉजी कहा जाएगा। आँख के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी कहा जाएगा और मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाएगा। मछली के अध्ययन को एक्थियोलॉजी कहा जाएगा। कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाएगा। विषाणु के अध्ययन की बात करें तो इसको वायरोलॉजी कहा जाएगा और कवक के अध्ययन की बात करें तो इसको माइकोलॉजी कहा जाएगा। छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं और जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। और जब बात करेंगे सांप के अध्ययन को तो इसको सर्पेंटोलॉजी कहते हैं और मकड़ी के अध्ययन को अर्कनोलॉजी कहते हैं। कुत्तों के अध्ययन को साइनोलॉजी कहते हैं और पशु व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए 2024। तो जब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 की तो इसका जो खिताब जीता था बुमराह ने जीता था और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे। इन्होंने 76 रन बनाए थे। और जो ये मैच जो हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था और इसमें इंडिया की जीत हुई थी 7 रन से। इसका आयोजन USA और वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसका जो फाइनल हुआ था वो किंगस्टन यानी वेस्ट इंडीज में ही हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए 2024। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2024 इसमें भी इंडिया की जीत हुई थी। ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच था। इसमें मैन ऑफ द मैच जो बने थे वो रोहित शर्मा बने थे और मैन ऑफ द जो सीरीज बने थे वो रविंद्र बने थे। आयोजन इसका पाकिस्तान यानी और UAE के बीच हुआ था। अब बात करेंगे कि पद्म विभूषण कब दिया जाता है तो ये 26 जनवरी को दिया जाता है। और 2025 है इसमें कुल मतलब कितने पुरस्कार दिए जा चुके हैं तो 139 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसमें पद्म विभूषण जो है वो 7 हैं, पद्म भूषण की संख्या 19 है और पद्म जो श्री है वो 113 दिए गए हैं। इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं इसमें जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट नाम को देख लेते हैं। जैसे पद्म विभूषण से ही संबंधित है कुमुदनी लखिया और इनका संबंध कथक से है। शारदा सिन्हा को भी पद्म विभूषण मिला है, इनका संबंध छठ गायिका से है। और जो इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है। इनको पद्मश्री 1991 में पद्मश्री भी मिल चुका है। और जो ये पद्म विभूषण मिला है सब 2025 में मिला है। जब पद्म विभूषण 2025 की बात करेंगे तो इसमें जतिन गोस्वामी को मिला है और इनका संबंध सत्रिया से है। शोभना चंद्र कुमार को भी मिला है पद्म भूषण, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। और पंकज उदास जो गजल गायक हैं इनको भी पद्म भूषण मिला है 2025 में। नेक्स्ट बात करेंगे पद्मश्री की 2025 में किसको मिला है तो R अश्विन को मिला है, ये क्रिकेटर हैं। अरिजीत सिंह को मिला है, गायक हैं। और गुरु वयूर दोराई को मिला है, ये मृदंग से संबंधित है इनका संबंध। और भरत गुप्त की बात करेंगे तो ये सितार से संबंध है। और रणेंद्र भानु मजूमदार और तजेंद्र मजूमदार इन दोनों लोगों को भी पद्मश्री मिला है, इनका संबंध बांसुरी से है। दुर्गाचरण रणवीर का संबंध ओडिसी से है और महावीर नायक का संबंध राग गायन से है। भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किस वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम कहाँ रखा गया तो मध्य प्रदेश में रखा गया है। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव हैं और यहाँ के गवर्नर जो है मंगूभाई पटेल हैं। 107वां नेशनल पार्क अभी जल्दी बनाया गया है, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में बनाया गया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था कि MP का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो वो कान्हा नेशनल पार्क है जो 1955 में बना था। तो ये मैकाल पर्वत श्रृंखला पर 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक फैक्ट मेरी तरफ से ले लीजिए कि कुल्लू नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो प्रैक्टिस सेट 2 का द इंड हुआ फास्ट रिवीजन में।